सिद्धांत पढ़ लिए? रदरफोर्ड और तीनों वैज्ञानिकों ने जो परमाणु के संबंध में जो सिद्धांत दिए उनके सिद्धांत को देखे, निष्कर्ष को देखे, अच्छा से समझ। आज हम लोग को पढ़ना है किनके बारे में? नील्स बोर के सिद्धांत को देखना है कि परमाणु के संदर्भ में उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। अब तक जो वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए उनके सिद्धांत को देखे और अब तक यह बात जाने कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन किस कक्षा में और किस नियम को पालन करते हुए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको बेहतर तरीका से नील्स बोर ने बताया। नील्स बोर कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनिस के वैज्ञानिक, भौतिक शास्त्री थे और रसायन में भी इनकी अच्छी भूमिका रही। डेनिस के महान वैज्ञानिक, देखिए डेनिस के महान वैज्ञानिक नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किए। बोले तो परमाणु सिद्धांत बताए कब? अच्छा, पीछे क्लास में हम सब पढ़े थे विलियम क्रूक्स का सिद्धांत कब दिए थे? 1879। विलियम क्रूक्स कब दिए थे? 1879। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। रदरफोर्ड 1911। अच्छा, डाल्टन के बारे में आइए। चलिए, बहुत सुंदर, ईस्वी सन याद रखना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल या परमाणु सिद्धांत। इन्होंने 1913 में परमाणु के संदर्भ में कुछ बातें बताए, अपना सिद्धांत दी। यह मॉडल, अच्छा, नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए इन्होंने पहले अध्ययन किए। कहाँ से? आइंस्टीन से। इनका जो मॉडल आधारित है आइंस्टीन के विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ। नील्स बोर का जो परमाणु सिद्धांत है किस सिद्धांत पर आधारित है? आइंस्टीन के विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है? इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइंस्टीन के विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत द्वारा बताया गया, नील्स बोर ने अपने सिद्धांत में परमाणु के बारे में, नाभिक के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में किस तरह से किस नियमों का पालन करते हुए वह चक्कर लगाता है, कई एक सिद्धांत दिए। सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में, अभी तक जानते थे कि केवल क्या वह परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। किस कक्षा में चक्कर लगाता है? वृत्तीय कक्षा में। और यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाला बात है, वृत्तीय कक्षा में स्थिर त्रिज्या के साथ चक्कर लगाता है। मतलब उसकी त्रिज्या नहीं बदलती, स्थिर त्रिज्या, निश्चित त्रिज्या। ऐसा नहीं कि कक्षा वृत्ताकार हो और किधर ज्यादा त्रिज्या हो, किधर कम हो, ऐसा नहीं। मतलब एक निश्चित त्रिज्या, वृत्तीय कक्षा में एक निश्चित त्रिज्या के साथ चक्कर लगाता है। नील्स बोर का पहला सिद्धांत। बहुत अच्छा, थोड़ा सा तोड़ के बता। क्या? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में एक निश्चित त्रिज्या के साथ चक्कर लगाता है। दूसरा सिद्धांत में बताया कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की पथ, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है कक्षा में, बोले ना, उसे क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेगा? ऑर्बिट या सेल। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है वह पथ क्या कहलाता है? ऑर्बिट या सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे? कक्षा कहलाता है। इनकी संख्या, जो कक्षा, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है उस कक्षा की संख्या बताया गया है कितना? 7। शुरू कहाँ से होता है? के L M N O P Q। जबकि हम लोग के से लेकर के कहाँ तक? K L M N इतना तक ही पढ़ते हैं। अभी तक में इतना ही तक पढ़ते आए हैं। आगे देख रहे हैं कि इसी तरह से यह बढ़ते चला जाता है। K L M N O P Q। तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा की संख्या कितनी निश्चित की गई है? 7। और कौन कौन से नाम दिया गया है? आगे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग का मान
h/2 का n गुना होना चाहिए। h/2 का n गुना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चला जाए, कहीं भी कितना भी त्रिज्या बन जाए और वहां पर इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देगा। यहाँ पर बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है, जिसके लिए उसका कोणीय संवेग जो होगा h/2 का n गुना होगा। क्या होगा? h/2 का n गुना होगा। कहने का मतलब है h/2 का n गुना मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, मतलब इसके गुणज में होना चाहिए, तब उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और नहीं, यदि पूरा गुणज के रूप में नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा। नील्स बोर का तीसरा सिद्धांत क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है, जिसके लिए उसका कोणीय संवेग का मान क्या होना चाहिए? h/2 का गुना होना चाहिए। n गुणज में क्या, n का मान क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना होना चाहिए। और इसी चीज को यहाँ पर व्यंजक के रूप में लिखा गया है, तो कोणीय संवेग बराबर क्या? h/2 का n गुना 2 यहाँ पर लिखा गया है nh/2। यहाँ पर n क्या है? इसको n गुना बनाया गया है, n गुना h/2। देखिए यहाँ पर क्या है? h/2। h/2 का क्या किया गया है? n। तो क्या आया? nh/2। ये व्यंजक के रूप में आ गया है, जहाँ पर h क्या है? प्लांक नियतांक। h क्या है? प्लांक नियतांक है। और पाई क्या है? नियतांक। एक पाई का मान हम लोग को पहले से याद है, कितना? h का मान कितना हुआ? 34 जूल सेकेंड। क्या पढ़ेंगे? 6.6 गुना 10 के पावर 34 जूल सेकेंड। तो नील्स बोर के 3 सिद्धांत देखे। सबसे पहला सिद्धांत में क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में एक निश्चित त्रिज्या के साथ चक्कर लगाता है। दूसरा सिद्धांत में क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने का जो पथ है वह कक्षा कहलाता है। आज जिसकी संख्या कितनी बताया गया? जिसे K L M N और P Q अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरे सिद्धांत में क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है, जिसके लिए उस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग का मान होगा वह h/2 का n गुणज होना चाहिए। मतलब h/2 का कोई गुणक होना चाहिए, उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। चौथा सिद्धांत में बताया गया है कि नाभिक के सबसे निकट की जो कक्षा होती है, नाभिक के सबसे निकट की जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा बहुत ही कम होती है, और नाभिक के सबसे दूर की जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। अभी हम लोग कक्षा को यहाँ पर देखे हैं, कौन कौन से कक्षा था? K L M N O P Q तक। तो इसमें से सबसे निकट की जो कक्षा होगा उसे क्या कहेंगे? सबसे निकट वाली कक्षा। और सबसे दूर वाली कक्षा। तब बताइए ऊर्जा सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होगा? सबसे अधिक ऊर्जा किस कक्षा के पास होगा? तब ऊर्जा के तौर पर हम लोग देखें तो कह सकते हैं K से ज्यादा ऊर्जा L के पास है, L से ज्यादा ऊर्जा M के पास है, M से ज्यादा ऊर्जा N के पास, N से ज्यादा ऊर्जा O से ज्यादा ऊर्जा P के पास, और सबसे ज्यादा ऊर्जा Q के पास। सबसे दूर वाला कक्षा कौन होगा? Q। सबसे नजदीक वाला कक्षा क्या होगा? K। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास? Q के पास। सबसे कम ऊर्जा किसके पास? अच्छा, Q तक में नजदीक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किन कक्षाओं की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, और आपके पास तो 4 ही ऑप्शन रहेगा। उस 4 ऑप्शन में क्रम से आप याद कर लिए K L M N O P Q तक, तो आप जान गए जो ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन के आधार पर तो चुना जा सकता है कि सबसे आगे कौन है। K से शुरू होकर के ऑप्शन में सबसे आगे कौन सा लेटर है, कौन सी कक्षा होगा, उसी कक्षा की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ऑप्शन के आधार पे चुन लेंगे ना। सबसे कम ऊर्जा ऐसे पूछा जाए, सबसे कम ऊर्जा किस कक्षा की होगी? सबसे अधिक ऊर्जा Q के पास।
तो चौथा सिद्धांत में नील्स बोर ने क्या बताया कि नाभिक के सबसे निकट वाली जो कक्षा होगी उसके पास ऊर्जा सबसे कम होगी और दूर वाला जो सबसे दूर वाला कक्षा होगा उसके पास ऊर्जा सबसे अधिक हो। आगे बताया गया पांचवा सिद्धांत में नील्स बोर ने बताया कि अस्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, समझने वाली बात है, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी मशीन हो, कहीं स्थिर अवस्था में भी यदि वह काम करता है तो उसके ऊर्जा में कमी होगी कि नहीं? ऊर्जा में कमी होगी। ऊर्जा में कमी होगा कि नहीं होगा? कोई व्यक्ति स्थिर अवस्था में, अच्छा हम एक स्थिर अवस्था बना करके यहाँ खड़ा होकर के काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोग के सामने, ऊर्जा खत्म होगा कि नहीं होगा? ऊर्जा खत्म होगा। नील्स बोर ने क्या बताया? परमाणु के बारे में क्या बताया? नाभिक के चारों ओर जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, यदि अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना भी चक्कर लगाते रहे तो गति में है, इलेक्ट्रॉन गति में है, वह घूमते रहेगा, लेकिन अस्थायी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके ऊर्जा में कोई कमी नहीं होता। नील्स बोर का पांचवा सिद्धांत। नील्स बोर ने पांचवें सिद्धांत में बताया कि अस्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होता है। अतः उन्होंने सिद्धांत दिए कि क्या परमाणु अस्थायित्व में बना रहता है, कोई कमी नहीं होता। अतः परमाणु अस्थायित्व में बना रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन में कोई कमी वैसे नहीं होता। कैवा सिद्धांत? पांचवा सिद्धांत। छठा सिद्धांत में बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे कि कोई कक्षा में घूम रहा है, अपना स्थिर कक्षा में, अस्थायी कक्षा में घूम रहा, उस पर यदि कोई बाहरी ऊर्जा दे दिया जाए तो वह हमेशा कोशिश करेगा कि नीचे जिस कक्षा में वह है उसको छोड़ करके वह अधिक ऊर्जा वाला कक्षा में आगे बढ़ जाए। बताए पिछला क्लास में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कक्षा वाले से उच्च ऊर्जा कक्षा वाला में क्या करता है? प्रवेश करता है। कब? जब उसे कोई बाहरी ऊर्जा दिया जाता है तब। जब इलेक्ट्रॉन को, नील्स बोर ने छठे सिद्धांत में बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई बाहरी ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करता है। अच्छा, बाहरी ऊर्जा उसे मिला तब ना वह क्या किया? अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहरी कक्षा, अपने से ऊपर वाली कक्षा में चला गया। अच्छा, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, कमजोर है, यदि उसे खूब पढ़ाया जाए, तेज बना दिया जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने कक्षा से कई कक्षा आगे बढ़ जाता है। आप लोग एक ग्रुप में पढ़ते हैं, कोई ज्यादा तेज रहता है तो इस ग्रुप से उसे अगले ग्रुप में रख दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन भी वही है। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन यदि अस्थायी कक्षा में घूमते रहेगा तो उसके ऊर्जा में कोई कमी बेसी नहीं होगी, लेकिन जब उसे कोई बाहरी ऊर्जा दिया जाए तब वह क्या करेगा? अधिक ऊर्जावान हो जाएगा, और अधिक ऊर्जावान होगा तो वह उसी कक्षा में रहेगा नहीं, अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। इलेक्ट्रॉन को जब कोई बाहरी ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करता है, और इस दौरान वह क्या करता है? ऊर्जा ग्रहण करता है। सही बात है, उसे ऊर्जा दिया गया और वह ऊर्जा ग्रहण करके ही ना अगला कक्षा में गया। समझने वाला बात है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से निम्न ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करता है तो उस दौरान वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और सेम उसका अपोजिट आ जाइए, जब वही इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षा से कम ऊर्जा वाले कक्षा में आता है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। अब आप लोग के पास जो नॉलेज है उस नॉलेज के आधार पे इस बैच में है, एक ग्रुप में है। यदि बहुत सारी बातें भूल गए, 1 महीना 2 महीना के बाद क्लास करने आए, तब तक यह बैच, यह जो क्लास है यही लेवल में रहेगा क्या? ऊंचा हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। और 1-2 महीना बैठने के बाद आपके पास जो एनर्जी था वह एनर्जी बरकरार रहेगा कि कुछ उसमें से खो दीजिएगा? कुछ एनर्जी खो देंगे। ऐसा स्थिति आएगा कि आप इस बैच से एक नीचे का जो पीछे से बैच आता है उसके लायक हो जाएंगे। बैच नीचे घस का ना, तो इस दौरान क्या हुआ? ऊर्जा का क्या किया गया?
त्याग किया गया। क्या किया गया? ऊर्जा त्याग किया गया। तो उच्च ऊर्जा वाले कक्षा से जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षा में आता है तो उस दौरान वह क्या करता है? ऊर्जा का त्याग करता है। और जब निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से, वही बात हुआ, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, वही बात हुआ। जब निम्न ऊर्जा वाले कक्षा से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ऊर्जा ग्रहण करेगा यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का त्याग करता है। कंप्लीट। नील्स बोर ने जितना सिद्धांत बताए एक एक करके बारी बारी से उंगली पर याद कर लीजिए। सबसे पहला सिद्धांत में क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में स्थिर त्रिज्या के साथ चक्कर लगाता है। पहला सिद्धांत किसका? यह सिद्धांत किसने दिया? नील्स बोर ने। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि सिद्धांत ही दे देगा बाबा, कहेगा यह सिद्धांत किनका? किसने दिया? यह सिद्धांत किसने दिया? मतलब है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक स्थिर त्रिज्या के साथ, एक निश्चित त्रिज्या के साथ चक्कर लगाता, यह सिद्धांत है। चारों वैज्ञानिक का नाम लिखा हुआ रहेगा, चुनना पड़ेगा। किनका है? नील्स बोर का। अगला सिद्धांत दूसरा, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने यानी कि घूमने की जो पथ होता है क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहा है? सेल। आगे बढ़िए। तीसरा सिद्धांत में क्या बताया गया? बहुत सुंदर, बुआ के याद हो गया। और लोग तो बोर्ड पर पढ़े के बोल रहे हैं ना। तीसरा सिद्धांत पढ़े करके बोल रहा है, ऋतिक बिना पढ़ले बोला है, अपने से याद हो गया। चलिए चौथा सिद्धांत बताइए। चलिए ठीक, बहुत सुंदर। इस तरह से आप लोग को क्या याद हो गया? नील्स बोर ने जो सिद्धांत दिए सब। आगे नोट के तौर पर ही देख लेते हैं। एक वैज्ञानिक था नील्स बोर और एक वैज्ञानिक बरी थे। दोनों ने मिल करके अगला एक और स्ट्रक्चर तैयार किए जिसे कहा गया बोर-बरी सिद्धांत। तब बोर-बरी सिद्धांत में कुछ विशेष नहीं बताया गया। बोर-बरी सिद्धांत में यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वह क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। ऑर्बिट के बारे में बताए। बोर-बरी सिद्धांत में क्या बताया गया? ऑर्बिट के बारे में, कक्षा के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है उसे क्या कहा जाता है? कक्षा। तो क्वेश्चन एक और बन गया, कक्षा से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? बोर-बरी। हाँ, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के घूमने की, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति का जो सिद्धांत दिया था बोर-बरी ने दिया था। किसमें? कक्षा में। फिर उप कक्षा वाला बात नहीं, कक्षा में। बोर-बरी सिद्धांत किसके लिए है? कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में किसने बताया था? बोर-बरी। और कौन से नियम बताए? 2n²। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति को उन्होंने 2n² के नियम से बताए। बोर-बरी नियम में क्या बताया गया? परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति 2n² के नियम पर आधारित होता है। और यह किसने बताया था? बोर-बरी ने इस नियम को दिया था 2n²। और इस आधार पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहली कक्षा में यदि 2n² के आधार पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति देखेंगे तब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2n²। n का मान पहली कक्षा के लिए n का मान क्या लिया जाएगा? 1। n का मान 1 होगा तो 2n² में अब हम लोग रखेंगे 2n² पहली कक्षा के लिए लिया जाए। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति होगी वह कितना होगा? 2n²। तो यहाँ पर लेंगे 2 गुना पहली कक्षा के लिए n का मान क्या लेंगे? 1 का स्क्वायर तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा तो क्या होगा? 2। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि पहली कक्षा में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। कम से कम 2। एक भी रह सकता है। एक रहेगा कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा पहली कक्षा में नहीं रहेगा। अब दूसरी कक्षा के लिए लिया जाए तो क्या आ जाएगा? हाँ, दूसरी कक्षा के लिए लिया जाए
दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा? सूत्र है 2n²। सूत्र क्या है? 2n²। तो 2 का 2 है, n का मान 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 4 कितना हो गया? 8। देख लीजिए, दूसरे कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। इसी तरह से तीसरी कक्षा के लिए लेंगे तो 2n²। तो 2 × तीसरी कक्षा के लिए क्या लेंगे? 3। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9। और 9 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 18। कितना आया? 18। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा? 18। चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 के स्क्वायर 16। 16 को 2 से गुना करेंगे 32। पांचवी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कक्षा पी में कितने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा? कक्षा पी KLMNOP क्या में कक्षा हो गया? तो छठा हो गया। तो छठा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कितना? 72। कैसे? 6 के स्क्वायर 36। 36 को 2 से गुना करेंगे 72। बोरबरी सिद्धांत के आधार पर हम लोग को पता चला कि कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं। अब हम लोग को देखना है उप कक्षा अगला क्लास में। कक्षा के बाद उप कक्षा।